बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक प्यारा सा वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। मंथ 2 को शुरू करने से पहले हम एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को थोड़ा समझेंगे, जानेंगे। प्रीवियसली आप अगर किसी मॉडल पे काम कर रहे हैं तो उस मॉडल को इस स्ट्रक्चर के इस्तेमाल से कैसे ज़्यादा फ्रूटफुल बनाना है, कैसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनाना है, उसको समझेंगे। या आपके पास अगर कोई भी मॉडल नहीं है तो इस एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर के इस्तेमाल से आप किस तरह ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं और लंबी-लंबी प्रेडिक्शंस कैसे दे सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को जानेंगे। ये वीडियो काफ़ी देर बाद बनाई जा रही है। वीडियोज़ के दरमियान एक गैप आया, तो उसके लिए माज़रत, क्योंकि थोड़ी मसरूफ़ियत चल रही थी जिसकी वजह से सीन ऑफ था। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1-2 मंथ में कंसेक्युटिवली वीडियोज़ आना शुरू हो जाएँगी। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्विंग क्या होता है। एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर को समझने के लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है स्विंग। व्हाट इज़ अ स्विंग? स्विंग पॉइंट क्या होता है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कैंडल है, तो उस कैंडल के दोनों तरफ अगर 2 कैंडल्स ऐसी आ जाती हैं, जो कि उससे लोअर हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास एक स्विंग हाई है। और इसी तरह अगर एक कैंडल ऐसी आ जाती है, जिसके दोनों तरफ 2 कैंडल्स जो कि उससे लोअर हैं, वो प्रिंट हो जाती हैं, तो उसको हम बोलेंगे कि ये एक स्विंग लो है। ये एक स्विंग लो पॉइंट है और ये एक स्विंग हाई पॉइंट है, ठीक है? कैंडल्स की ये बनावट आपको समझ आनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, स्विंग की 3 टाइप्स होती हैं। स्विंग की इन तीनों टाइप्स को हम बारी-बारी डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहली टाइप आती है लॉन्ग टर्म स्विंग। तो लॉन्ग टर्म स्विंग जो होता है, इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि लॉन्ग टर्म स्विंग इज़ बिलॉन्ग टू एचटीएफपीडी अरे। एचटीएफपीडी अरे का मतलब होता है कि हायर टाइम फ्रेम की कोई ना कोई प्रीमियम या डिस्काउंटेड अरे। कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल, इस तरह अगर कोई वेव बाय साइड जा रही है, तो हम क्या करेंगे कि हम सिंपली जो लास्ट वेव लगी है, उस वेव पे फिबोनाची ड्रा करेंगे और फिबोनाची ड्रा करने के बाद जो फिबोनाची का डिस्काउंटेड ज़ोन है, 50% से नीचे वाला ज़ोन, उसको हम डिस्काउंटेड ज़ोन कहते हैं और 50% से ऊपर वाले ज़ोन को हम प्रीमियम ज़ोन का नाम देंगे। तो जब-जब भी हम बाय करेंगे, तो हम डिस्काउंटेड ज़ोन से बाय करेंगे और सेल करने के लिए हमेशा हम प्रीमियम ज़ोन का वेट करेंगे। ये चीज़ हमने प्रीवियस मंथ की वीडियोज़ में डिस्कस की थी। आज हम जानेंगे कि लॉन्ग टर्म स्विंग जो होते हैं, वो हमेशा एचटीएफपीडी अरेज़ के साथ बिलॉन्ग करते हैं। यानी कि उनका ताल्लुक हमेशा एचटीएफपीडी अरेज़ के साथ होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ना कोई फेयर वैल्यू गैप या कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये अब हमारे पास डिस्काउंटेड ज़ोन में वो ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू गैप पड़ा है। हम इसे बोलेंगे कि एचटीएफ डिस्काउंटेड एरे, यानी कि ये टाइम फ्रेम जिसमें हम इसको देख रहे हैं, ये हमारे पास 1 आवर है। अगर हम M1 में जाके इसको, इस ऑर्डर ब्लॉक को या इस फेयर वैल्यू गैप को कंसीडर करेंगे, तो ये हमारे पास एचटीएफ डिस्काउंटेड एरे होगा, यानी कि एचटीएफ डिस्काउंटेड फेयर वैल्यू गैप। और इसी तरह अगर हमारे पास कोई इस तरह का यहाँ पे कोई प्रीमियम ज़ोन में कोई ना कोई एरे पड़ा हुआ है, तो प्राइस अगर बाय साइड जाती है और जाके यहाँ पे रिस्पेक्ट देती है इस फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक को, तो जब हम छोटे टाइम फ्रेम में यानी कि M1 या M3 या M5 में जाएँगे, तो उस टाइम फ्रेम में जाके हम कहेंगे कि प्राइस इस वक़्त एचटीएफ प्रीमियम फेयर वैल्यू गैप या प्रीमियम ऑर्डर ब्लॉक, या इसको नॉर्मली आप कह सकते हैं कि एचटीएफ प्रीमियम एरे में प्राइस खड़ी हुई है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट इसका ये है कि लॉन्ग टर्म स्विंग हमेशा एचटीएफपीडी एरे से बिलोंग करते हैं, यानी कि वो स्विंग जो कि किसी हायर टाइम फ्रेम के प्रीमियम या डिस्काउंटेड एरेज के साथ हिट करने के बाद क्रिएट होते हैं, उसको हम लॉन्ग टर्म स्विंग बोलते हैं। सिंपल सा इसका लॉजिक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसको हम डिटेल से इंशाल्लाह चार्ट पे चल के समझेंगे। अब हम नेक्स्ट स्विंग की बात करते हैं, जिसको कहते हैं शॉर्ट टर्म स्विंग। शॉर्ट टर्म स्विंग को हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जो कि फ्रीक्वेंटली अकरिंग स्विंग होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर प्राइस जा रही है और प्राइस थोड़ा बहुत ट्रेस बैक करती है और वापस ऊपर निकल जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फिर वैल्यू गैप या जो भी कोई एरे यानी कि वो यहाँ पे पड़ा हुआ है और कोई ऑर्डर ब्लॉक जो कि इसके नीचे पड़ा है, तो प्राइस यहाँ पे क्या करेगी कि प्राइस बिना उस फिर वैल्यू गैप को अप्रोच किए यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। तो उसको हम बोलेंगे प्राइस ने यहाँ पे शॉर्ट टर्म स्विंग क्रिएट कर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि इस एरिया पे लिक्विडिटी रिजाइड कर रही है, ठीक है। शॉर्ट टर्म रैंडमली अकरिंग पॉइंट्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर एफवीजीज नहीं होते। जब ये प्रिंट हो रहे होते हैं तो प्राइस वहाँ पे किसी भी एफवीजी को अप्रोच नहीं कर रही होती। एक बात हमेशा याद रखना कि एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर में एफवीजी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, ठीक है। और एफवीजीज को ही लेकर आप चलते हैं तो ही आपका ये स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है।
लिहाजा यहाँ पे भी जो बात हो रही है शॉर्ट टर्म में वो एफवीजी की हो रही है कि अगर प्राइस यहाँ पे किसी ना किसी एफवीजी में, फॉर एग्जांपल ये नीचे एफवीजी पड़ा हुआ है, तो प्राइस अगर एफवीजी से होके जाती देन ये हमारे पास शॉर्ट टर्म नहीं होता। लेकिन जब प्राइस बिना एफवीजी के यहीं से ही इस जोन से रिटर्न हो गई है, तो इसका मतलब यह है कि प्राइस एफवीजी के ऊपर से ही रिटर्न हो गई है, तो अब यहाँ पे लिक्विडिटी रिजाइड कर रही है। अब इस लो के नीचे लिक्विडिटी रिजाइड कर रही है। तो ये हमेशा स्वीप होते हैं। शॉर्ट टर्म स्विंग जो होते हैं ये हमेशा स्वीप होते हैं। रिटेलर्स मूव होती है ये, और इनके नीचे और ऊपर रिटेलर्स के बाय स्टॉप या सेल स्टॉप्स होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। मैं एक बार दोबारा से दोहरा देता हूँ कि शॉर्ट टर्म स्विंग वो स्विंग होते हैं जो कि कहीं भी अकर हो रहे होते हैं, कहीं भी प्रिंट हो रहे होते हैं, और जो बिना एफवीजी के प्रिंट हो रहे होते हैं। यानी कि उनके सामने कोई राइट लेफ्ट साइड पे कोई ना कोई एफवीजी नहीं पड़ा होता, बल्कि बिना एफवीजी के ही प्राइस प्रिंट हो रही होती है और स्विंग प्रिंट कर रही होती है और वापस वापसी ले रही होती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म स्विंग। लेकिन लॉन्ग टर्म स्विंग जिसको हमने प्रीवियस डिस्कस किया था, उसमें और शॉर्ट टर्म में फ़र्क ये है कि लॉन्ग टर्म स्विंग जो होते हैं वो किसी ना किसी एचटीएफ एरे, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक या फिर वैल्यू गैप को हिट करके प्रिंट हो रहे होते हैं, और शॉर्ट टर्म जो होते हैं ये बिना किसी फिर वैल्यू गैप के ये प्रिंट हो रहे होते हैं, तो इसको हम शॉर्ट टर्म स्विंग कहते हैं। तीसरी टाइप है जिसको हम कहते हैं आईटीएस, यानी कि इंटरमीडिएट टर्म स्विंग। इंटरमीडिएट टर्म स्विंग की दो टाइप्स होती हैं, एक होती है क्लासिक थ्योरी और दूसरी होती है रिबैलेंस्ड थ्योरी। क्लासिक थ्योरी को हम कुछ इस तरह से जानते हैं कि फॉर एग्जांपल दो इस तरह से शॉर्ट टर्म प्रिंट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक शॉर्ट टर्म प्रिंट हुआ है, तो इसके इधर यानी कि ये दो कुछ इस तरह से शॉर्ट टर्म प्रिंट हो गए, ये एक शॉर्ट टर्म और एक ये शॉर्ट टर्म कुछ इस तरह से प्रिंट हो गए कि दरमियान वाला शॉर्ट टर्म जो है वो इन दोनों से ऊपर निकल गया, यानी कि हायर हो गया। तो इसको फिर जो दरमियान वाला है उसको हम नाम देंगे कि ये अब हमारे पास इंटरमीडिएट टर्म स्विंग कंसीडर होगा। कि दो इस तरह से शॉर्ट टर्म का प्रिंट होना, नंबर वन, और नंबर टू, दो शॉर्ट टर्म का कुछ इस तरह से प्रिंट होना कि दरमियान वाला शॉर्ट टर्म वो उन दोनों से लोअर हो। ठीक है, ये इन दोनों से लोअर हो, तो इसको हम क्लासिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट कंसीडर करेंगे। कि बुलिश हिसाब से देखें तो फिर हमारे पास एक शॉर्ट टर्म प्रिंट होता है, फिर अगला शॉर्ट टर्म प्रिंट होता है, फिर थर्ड शॉर्ट टर्म प्रिंट होता है। लेकिन दो शॉर्ट टर्म के दरमियान में जो दरमियान वाला शॉर्ट टर्म है वो थोड़ा ऊपर निकल जाता है, हायर हो जाता है, तो हम उसको इंटरमीडिएट कंसीडर कर लेते हैं। तो ये इसकी सिंपल सी पहचान है। ये है क्लासिक थ्योरी। तो दूसरी थ्योरी है रिबैलेंस्ड थ्योरी। रिबैलेंस्ड थ्योरी का मतलब ये है कि ऐसे स्विंग पॉइंट जो कि किसी ना किसी एफवीजी में प्रिंट होते हैं उसको हम रिबैलेंस्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट टर्म स्विंग कहते हैं, यानी कि RITS भी कहते हैं, रिबैलेंस्ड इंटरमीडिएट टर्म स्विंग भी बोलते हैं। कहने का मतलब ये था कि जैसे यहाँ पे कोई एफवीजी था, तो प्राइस ने जब यहाँ से रिट्रेस बैक किया, रिट्रेस बैक करने के बाद प्राइस ने उस एफवीजी में टैप किया, और टैप करने के बाद फिर प्राइस कंटिन्यूसली अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करते हुए ऊपर निकल गई। इसको हम कहते हैं रिबैलेंस्ड इंटरमीडिएट टर्म स्विंग। ये दो थीरीज थी इंटरमीडिएट टर्म स्विंग की। और अब हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे चल के इन सब चीज़ों को अच्छे से समझते हैं, और साथ में ये जो दो टर्मिनोलॉजीज लिखी गई हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि FLOD, एंड लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस LLOD, इन चीज़ों को हम समझते हैं। तो अब हम अपने गोल्ड के चार्ट पर पहुंच चुके हैं। हम यहाँ पर चीज़ों को एक अलाइनमेंट के साथ, एक डिटेल और ऑर्डर के साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने किस चीज़ को डिस्कस किया था? स्विंग पॉइंट का आपको पता चल गया होगा कि स्विंग पॉइंट क्या होते हैं। ये एक कैंडल है, और ये उसके बाद एक कैंडल है, और ये थर्ड कैंडल है। यानी कि तीन कैंडल कुछ इस तरह से इनकी बनावट हुई है कि ये दरमियान वाली कैंडल लोअर है, जबकि दोनों साइड्स वाली कैंडल हायर हैं, तो ये एक स्विंग लो है। जबकि इसकी ऑपोजिट मिसाल जो है वो ये है एग्जांपल, कि जैसे एक कैंडल है तो उसके इस तरफ वाली कैंडल लोअर है और इस तरफ कैंडल भी लोअर है, तो ये एक स्विंग हाई है। अब स्विंग की तीन टाइप्स हमने डिस्कस की थी, और अब हम उन तीनों टाइप्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। स्टडी कुछ इस तरह से करेंगे कि हमने सबसे पहले जब मार्केट स्ट्रक्चर को हम वाच करना शुरू करते हैं, जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू करते हैं, तो आगाज़ कहाँ से किया जाता है। बहुत से बिगनर्स जो होते हैं वो इसी चीज़ को लेके परेशान रहते हैं कि आखिर हम इसका स्टार्ट कहाँ से लें। तो इसका स्टार्ट सबसे पहले लिया जाता है, जो हमने सबसे पहली चीज़ डिस्कस की थी, लॉन्ग टर्म स्विंग से। हम हमेशा लॉन्ग टर्म स्विंग देखते हैं। लॉन्ग टर्म स्विंग के बाद हमें एक इंटरमीडिएट टर्म स्विंग की ज़रूरत होती है, और इंटरमीडिएट टर्म स्विंग के बाद हमें शॉर्ट टर्म स्विंग की ज़रूरत होती है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर प्राइस यूँ नीचे आ रही है, तो प्राइस एक लॉन्ग टर्म स्विंग प्रिंट करेगी। लॉन्ग टर्म के बाद वो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट प्रिंट करेगी, और फिर वो शॉर्ट टर्म प्रिंट करने के बाद नीचे आएगी, और उस शॉर्ट टर्म को लेगी, और इंटरमीडिएट पिछले इंटरमीडिएट से नीचे रहेगी, और दोबारा से एक शॉर्ट टर्म बनाएगी और नीचे आएगी, फिर दोबारा से उस शॉर्ट टर्म को लेगी, जबकि पिछले इंटरमीडिएट टर्म से नीचे रहेगी,
और फिर इस तरह नीचे मेल्ट हो जाएगी और एक फिर शॉर्ट टर्म जितने मर्जी बनाती रहे दरमियान में, वो मैटर नहीं करता, लेकिन फिर प्राइस जाके उन शॉर्ट टर्म्स को लेके इंटरमीडिएट बनाएगी और पिछले इंटरमीडिएट से लोअर रहेगी। तो इस तरह करते हुए प्राइस नीचे चलती जाएगी और अपना ट्रेंड कंटिन्यू करके नीचे की जानिब बढ़ जाएगी। और ये कब तक होता रहेगा? जब तक कि हमारी लिक्विडिटी लेवल रीच नहीं हो जाता, ठीक है? तो मार्केट में एक चीज़ जिसको हम इम्बैलेंस टू रीबैलेंस कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा एक ड्राइविंग फ़ोर्स है इस मार्केट की, और उसी के चलते हुए आपको यहाँ पे लिक्विडिटी पूल्स बनते नज़र आते हैं, फिर उन पे रेड होती नज़र आती है, ठीक है? तो इस तरह यहाँ पर प्राइस ने जो प्राइस का लिक्विडिटी पूल पड़ा होगा, प्राइस जब उस पे जाके रेड करेगी, तो लिक्विडिटी पूल पर रेड के बाद फिर हमारे पास चांसेस होते हैं कि मार्केट किसी न किसी बाय साइड लिक्विडिटी को टारगेट करेगी और अपना स्ट्रक्चर बाय साइड शिफ्ट कर लेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि हम लॉन्ग टर्म देखेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए हमने सबसे पहली जो चीज़ डिस्कस की थी वो ये थी कि हमें हायर टाइम फ्रेम की कोई एरे चाहिए। तो चूँकि हम H1 में खड़े हैं, तो H1 एक हायर टाइम फ्रेम है M1, M3 या M5 के लिए। तो हम अगर यहाँ पे फिबोनाची ड्रा करें, तो फिबोनाची का ये ज़ोन जो कि यहाँ से शुरू होता है और ऊपर-ऊपर रहता है, ये हमारे पास है प्रीमियम ज़ोन। तो हमने यहाँ पे अगर सेल देखनी है, तो ऑफ कोर्स हम इस ज़ोन से ऊपर-ऊपर सेल देखेंगे। तो इस ज़ोन से ऊपर-ऊपर सेल देखने के लिए हमें यहाँ पे किन चीज़ों की ज़रूरत है? हमें यहाँ पे ये एफवीजी जो कि द वेरी फर्स्ट एफवीजी है, जो कि आ रहा है प्रीमियम ज़ोन में। उसके बाद ये सेकंड एफवीजी है, उसके बाद फिर ये ऑर्डर ब्लॉक आता है। तो ये 3 एरेज़ हमारे पास प्रीमियम एरेज़ पड़ी हुई हैं। चूँकि हम सेल देख रहे हैं, तो इसलिए हम प्रीमियम एरेज़ को डिस्कस करेंगे। अगर प्राइस ये हमारे पास 50% का एरिया है जहाँ पे प्राइस खड़ी हुई है इस टाइम, और हमें चाहिए कि प्राइस इस एचटीएफ एरे, यानी कि अगर हम M1 में चले जाएँ, तो ये एचटीएफ प्रीमियम एरे है। अब हम वेट करेंगे कि प्राइस इसमें टैप करे, ठीक है? और उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट प्लान बनाएँगे कि क्या हमारे पास लॉन्ग टर्म प्रिंट हुआ है कि नहीं हुआ। तो उसके लिए लेट्स सी, देखते हैं। तो प्राइस ने अगले ही मोमेंट में जब इसमें टैप किया है, टैप करने के बाद एक स्विंग क्रिएट किया है, जो कि अभी तक क्रिएट नहीं हुआ। खैर, अभी भी क्रिएट नहीं हुआ। हाँ, अब क्रिएट हो गया। तो ये स्विंग जो क्रिएट हुआ है, ये हमारे पास एक स्विंग आया है। अब हम इसको सोचे समझे बगैर हम इसको नाम दे देंगे, भाई ये हमारे पास लॉन्ग टर्म स्विंग है, और लॉन्ग टर्म स्विंग को हम ब्लैक कलर से असाइन करते हैं इसको, ठीक है? तो अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है लॉन्ग टर्म के बाद? ऑफ कोर्स हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट की ज़रूरत है। इंटरमीडिएट टर्म के लिए ज़रूरी है कि प्राइस यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाए और फेयर वैल्यू गैप में टैप करे, रिबैलेंस्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। और दूसरी क्लासिक थ्योरी के अकॉर्डिंग प्राइस कुछ ऐसे करे कि यहाँ से ये एक स्विंग बनता है, फिर यहाँ पे एक और स्विंग बनता है, और थर्ड स्विंग यहाँ पे बन के प्राइस नीचे निकल जाती है, तो फिर ये हमारे पास इंटरमीडिएट कंसीडर हो जाएगा। ये है क्लासिक थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेट्स सी, देखते हैं प्राइस ने यहाँ पे क्या किया हमारे साथ, ठीक है? तो ये हमारे पास एक स्विंग क्रिएट हो गया है, लेकिन ये है शॉर्ट टर्म। तो हमें तो शॉर्ट टर्म नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ पे इंटरमीडिएट चाहिए ना। तो लेट्स सी, देखते हैं। ये शॉर्ट टर्म यहाँ पे हो गया है हमारे पास स्वीप। लेट्स सी कि प्राइस अब क्या करती है। इक्वल स्विंग क्रिएट हो गए हैं, तो इक्वल का तो आपको पता है कि प्राइस इनको स्वीप करेगी। जैसे प्राइस ने नेक्स्ट ही कैंडल में उसको स्वीप कर दिया, तो नेक्स्ट कैंडल में स्वीप करने के बाद जैसे ये नया स्विंग आया, तो अब हमारा लॉन्ग टर्म यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, ठीक है? और उसके बाद अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमें ज़रूरत है इंटरमीडिएट की, लेकिन प्राइस ने उसको भी ब्रेक कर दिया और उसको हमने लॉन्ग टर्म कंसीडर कर लिया है। जो गैप है, एचटीएफ एरे है, वो भी ऑलमोस्ट 80 या 70% फिल हो चुकी है। यहाँ पे प्राइस ने एक शॉर्ट टर्म क्रिएट कर दिया है, ठीक है? ये हमारे पास शॉर्ट टर्म आ गया है। तो हमें तो शॉर्ट टर्म की ज़रूरत नहीं है। हमने जैसे डिस्कस किया था कि हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट की ज़रूरत है। तो शॉर्ट टर्म अगर स्वीप होते हैं, तो प्राइस ऑफ कोर्स इसको स्वीप करने आएगी। ये एक और शॉर्ट टर्म यहाँ पे नीचे क्रिएट हो गया है। तो ये हमारे पास 2 शॉर्ट टर्म आ चुके हैं, और हमने इनके ऊपर ये इसलिए मार्क इस तरह कर दिया क्योंकि ये दोनों के ऊपर लिक्विडिटी रिज़ाइड कर रही है। क्यों? क्योंकि 2 शॉर्ट टर्म आ गए, और हमें चाहिए था कि ऐसा शॉर्ट टर्म जो इनसे हायर हो, जैसे ये प्राइस प्रिंट करने जा रही है। तो प्राइस ने यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म प्रिंट किया था। इस शॉर्ट टर्म से हायर क्लासिक थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट प्रिंट किया है। अभी इसके राइट साइड पे एक शॉर्ट टर्म का आना बाकी है। यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म मज़ीद क्रिएट करेगी राइट साइड पे यहाँ पर, और फिर प्राइस डाउनवर्ड मूव करेगी। अगर आपके पास कोई मॉडल नहीं है, आपने एडवांस मार्केट में लॉन्ग टर्म के बाद इंटरमीडिएट बनता है, पहला इंटरमीडिएट। आप पहले इंटरमीडिएट के ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक जो आया है, मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा। टारगेट क्या करेंगे? हम अपोजिट साइड की कोई ना कोई लिक्विडिटी टारगेट करेंगे। ये प्राइस ने बना दिया, ये हमारे पास शॉर्ट टर्म आ गया, ठीक है? तो शॉर्ट टर्म भी आ गया और प्राइस ने इंटरमीडिएट टर्म के ऑर्डर ब्लॉक में टैप भी कर दिया है। तो यहाँ से हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी थी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिसको हम LLOD बोलते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म।
और जो इंटरमीडिएट टर्म है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अब इनका मतलब ये होता है कि प्राइस अगर आपका इंटरमीडिएट ब्रेक कर देती है, जाके इंटरमीडिएट टर्म तोड़ देती है, तो इंटरमीडिएट टर्म टूटने के बाद भी आपको उम्मीदें व्यवस्था होती हैं कि प्राइस आपकी डायरेक्शन में जाएगी अनटिल अनलेस के प्राइस आपके लॉन्ग टर्म को ब्रेक नहीं कर देती। तो यहाँ पे हमारा इसका स्टॉप लॉस जाएगा और हम इसमें टारगेट क्या करेंगे, ये लिक्विडिटी हमारे पास है, ये लिक्विडिटी कोई पड़ी हुई है तो इसको टारगेट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि प्राइस किस तरह अनफोल्ड होती है इसमें। ठीक है, तो प्राइस ने आपका पहला टारगेट जो है वो बहुत ही नाइसली स्मैश किया है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अब नेक्स्ट क्या करें, तो भाई सिंपल सा सीन है कि अब यहाँ पे फिबोनाची ड्रा करके देख लें कि क्या सीन बन रहा है। अगर प्राइस ने यहाँ पे ये वाली जो मूव आई है यहाँ पे देखें तो प्राइस ऑलमोस्ट 50% तक रिट्रेस बैक हुई है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें हम तो प्राइस ने आई थिंक सो 50% तक रिट्रेस बैक नहीं किया, प्राइस वहां से नीचे गिर रही है। तो जब तक प्राइस उस 50% वाले गैप को फिल नहीं ना करेगी, मैं तब तक नहीं इसको छोड़ने वाला, मैं इसको 50% तक ही टारगेट करूंगा दोबारा। जैसे यहाँ से प्राइस ने ये 50% के एरिया को यहाँ पे हिट किया है, हिट करने के बाद छोटी-मोटी रिजेक्शन आपको यहाँ पे दिख सकती है। और याद रखें कि आपको 50% से भी रिजेक्शन दिख सकती है, 61 से भी दिख सकती है, 70, 78 और कभी-कभार तो ये 88 के लेवल से भी रिजेक्शन दिख सकती है, ठीक है। अब चूँकि मार्केट एक ही स्विंग के अंदर घूम रही है, यानी कि आईटीएच एक ही लगा हुआ है और अभी हम नेक्स्ट आईटीएच का वेट कर रहे हैं कि प्राइस नेक्स्ट आईटीएच भी प्रिंट करे। मैंने जब आपको एक स्ट्रक्चर मैप करके दिखाया था, तो फॉर एग्जाम्पल प्राइस ने ये एक लॉन्ग टर्म बनाया है, लॉन्ग टर्म के बाद प्राइस यहाँ पे इंटरमीडिएट बनाती है और इंटरमीडिएट के बाद यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट टर्म आता है ना, तो प्राइस नीचे निकल जाती है। लेकिन प्राइस को ये शॉर्ट टर्म उड़ाना है हर हाल में। प्राइस इस शॉर्ट टर्म को आगे लेगी और पिछले इंटरमीडिएट के नीचे रहेगी और इस शॉर्ट टर्म को उड़ा के ऊपर जाएगी, ठीक है। और इसके दरमियान से फिर प्राइस वापसी लेगी और यहाँ पे जितने मर्जी शॉर्ट टर्म बनाती रहे, डजंट मैटर, प्राइस नीचे आएगी, दोबारा से इन शॉर्ट टर्म को लेगी और फिर वहाँ से नीचे जाएगी, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चर में प्राइस का ये होता है। लेकिन यहाँ पे एक सीन और भी होता है जिसमें अक्सर बिगनर्स कंफ्यूज रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लॉन्ग टर्म बनाया है, लॉन्ग टर्म बनाने के बाद यहीं पे ये एक शॉर्ट टर्म लगा देती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म के बाद यहाँ पे एक रिबैलेंस्ड इंटरमीडिएट टर्म प्रिंट करती है, ठीक है। अब रिबैलेंस्ड के लिए तो लाज़मी सी बात है कि क्लासिक थ्योरी तो हम देख नहीं सकते उसमें। तो रिबैलेंस्ड थ्योरी में चूँकि एफवीजी नीचे आ गया है, तो नीचे से ही आपका इंटरमीडिएट प्रिंट हो गया, प्राइस नीचे निकल गई है। तो जब ये सीन हो कि आपका रिबैलेंस्ड इंटरमीडिएट टर्म आपके शॉर्ट टर्म हाई के बिलो आ जाए, तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस में वीकनेस का फैक्टर आ चुका है, स्ट्रेंथ प्राइस की जो है वो कम हो चुकी है और प्राइस वहाँ से ड्रास्टिकली गिरना चाह रही है, ठीक है, ब्लास्ट होना चाह रही है नीचे की जानब। बाय साइड भी सेम होगा, सेम सिनेरियो होगा कि अगर प्राइस इस तरह कोई लॉन्ग टर्म बनाती है, लॉन्ग टर्म बनाने के बाद ये लॉन्ग टर्म बना है, लॉन्ग टर्म के बाद इंटरमीडिएट बना है और फॉर एग्जांपल हम किसी और सिनेरियो में देखते हैं कि यहाँ पे प्राइस ऊपर चल जाती है और फिर यहाँ पे आके शॉर्ट टर्म लगाती है, ठीक है। शॉर्ट टर्म लगाने के बाद फिर यहाँ पे इंटरमीडिएट फिर यहाँ पे शॉर्ट टर्म बनते हैं खैर और प्राइस ऊपर निकल जाती है और दोबारा यहाँ पे जो प्राइस ने लिक्विडिटी वॉइड या फेयर वैल्यू गैप दिए हैं, प्राइस उसमें आके टैप करती है और वहाँ से स्विंग बनाती है और वापसी लेती है, रिजेक्शन दिखाती है। तो उसका मतलब ये है कि प्राइस में स्ट्रेंथ का फैक्टर बहुत ज़्यादा हो चुका है और वीकनेस का फैक्टर कम है और प्राइस बहुत स्पीड से बाय साइड मूव करना चाह रही है, जिसको हम कहते हैं स्पीड आ रही है, ठीक है। तो इन चंद बातों को ज़हन में रखिएगा। पहली बात तो ये है कि हम शॉर्ट टर्म का स्वीप होना यहाँ पे दरकार है कि हम ये चाह रहे हैं कि प्राइस इस शॉर्ट टर्म को स्वीप करे। अब स्वीप क्यों करे? इसलिए क्योंकि प्राइस यहाँ पे शॉर्ट टर्म लगा के आई है, तो शॉर्ट टर्म हमेशा स्वीप होते हैं। प्राइस ने ये 50% का जो लेवल था ना यहाँ से जो हमने पहले ड्रा किया था, प्राइस ने उस 50% के लेवल को टैप किया और टैप करने के बाद छोटा-सा रिएक्शन दिखाया यहाँ पे, ठीक है। 60 टू 70 पिप का बल्कि 90 पिप्स का, ठीक है। और उसके बाद प्राइस दोबारा से वापसी ले रही है। प्राइस ने उसको लिया है स्विंग और उसके बाद प्राइस ने वहाँ से भी एक छोटा-सा रिएक्शन दिखाया है, कोई 70-80 पिप्स का। ओटीई लेवल भी पड़ा हुआ था, तो इस वजह से भी ये रिएक्शन आया है। यहाँ पे इंटरमीडिएट टर्म प्रिंट हो, तो इंटरमीडिएट टर्म प्रिंट कैसे होगा कि यहाँ पे हमें तो ये पूरे का पूरा ऑर्डर ब्लॉक है ना, तो इंटरमीडिएट टर्म का तो हमने ऑर्डर ब्लॉक चाहिए था, जैसे हमने ये इंटरमीडिएट टर्म का ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कंसीडर किया था। यहाँ पे एक चीज़ मैं बताने वाला था लेकिन नहीं बता पाया, वो ये थी कि फॉर एग्जांपल जैसे ये मैंने पाँचों कैंडल्स को क्यों नहीं यहाँ पे मार्क किया था ऑर्डर ब्लॉक के लिए, उसकी वजह ये थी कि जो दरमियान में डोजी आ रही है ना, तो डोजी को मैं हमेशा ऑपोजिट कैंडल कंसीडर करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं आया और अगर जो आया है प्राइस उसके अंदर ही घूम रही है, ठीक है। और उसके बाद प्राइस ने जब इस हाई को तोड़ा है, बाद प्राइस अभी तक ऑर्डर ब्लॉक से नीचे निकली नहीं है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक आया है यहाँ पे। अब ज़रा गौर से देखो तो प्राइस का ये जो 88 का लेवल है उसके पास पास प्राइस खड़ी है और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी प्रिंट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं कि यहाँ पे रिएक्शन कैसा आया प्राइस का। अब इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ-साथ हमने यहाँ पे 88% पे एक फेयर वैल्यू गैप जो कि पेंडिंग पड़ा था अभी तक, उसको मार्क किया है और प्राइस ने वहाँ से रिजेक्शन दिखाई है। तो यहाँ से आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्योंकि प्राइस आपके बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट पे आई खड़ी है, जहाँ से बिल्कुल प्राइस अगर थोड़ा-सा भी ऊपर विक डाल लेगी 1 से $1.5 का, तो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस और लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस दोनों टूट जाएँगे। तो आप यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। जब प्राइस आपको
ये आपका ऑर्डर ब्लॉक है और ऑर्डर ब्लॉक आपने अपना एसएल रखा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे। वैसे यहाँ पे आपका एसएल लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस पे नहीं आएगा क्योंकि आपका ऑलरेडी इस इंटरमीडिएट के पीछे एक इंटरमीडिएट पड़ा हुआ है, तो आपका वैसे एसएल जो है वो लास्ट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि पिछले इंटरमीडिएट के ऊपर आएगा क्योंकि ये नेक्स्ट इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो हमेशा हम जो जिस जिस दुरानिये में खड़े होते हैं उससे पिछले वाले दुरानिया यानी कि पिछले वाले इंटरमीडिएट उसको हम अपनी प्रोटेक्टेड लेयर मान रहे होते हैं। अभी हम जिस लेयर में खड़े हैं हमें हमारे लिए पिछला ये जो है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूट गया तो इसका मतलब है कि प्राइस बाय साइड जाना चाह रही है। तो टीपी आप उसी तरह बिल्कुल जिस तरह हमने पिछली बार भी 2 टीपी रखे थे, इस बार जो टीपी फर्स्ट पार्शियल है वो यहाँ पे होगा क्योंकि ये लास्ट लिक्विडिटी पड़ी हुई है और सेकंड पार्शियल जो है वो हम फिर नीचे दूसरी लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो ये खैर है तो हाइंडसाइट डाटा, लेकिन इसमें ये है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। आप इसको बार-बार जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इन चीज़ों की समझ आएगी। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही ईज़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है? और मैं अब मज़ीद इसको लेके नहीं जा रहा नेक्स्ट हम अगली एग्ज़ाम्पल पे चलते हैं। ये थी एग्ज़ाम्पल हमारे पास फेयर वैल्यू गैप की आई थिंक सो। अब हम इसको डिस्कस करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की एग्ज़ाम्पल्स के साथ, ठीक है? अब हम चलते हैं दोबारा से H1 के चार्ट पे। H1 के चार्ट में अगर हम ज़रा गौर से देखें, ये जो वेव आई है अगर हम यहाँ से इसका 50% निकालने की कोशिश करें, यहाँ पर हमारे पास जो प्रीमियम एरिया है इस पूरी वेव का वो इस 50% से ऊपर-ऊपर है और डिस्काउंटेड एरिया नीचे-नीचे है और यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है जो कि हमें नज़र आ रहा है। तो ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा प्रीमियम एरिया में आ रहा है, हमने इसको मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद अब हम यहाँ पे देखेंगे कि प्राइस जो है वो इसके अंदर आके हिट करे M1 में शिफ्ट हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि वो प्राइस HTF हायर टाइम फ्रेम यानी कि H1 के टाइम फ्रेम के प्रीमियम ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस हिट कर चुकी है। इट मीन्स दैट कि प्राइस HTF PDRM में आ चुकी है। तो हमारी पहली कंडीशन जो है वो ट्रू साबित हो चुकी है। पहली कंडीशन का ट्रू साबित होना ये है कि हमारे पास लॉन्ग टर्म या तो बन चुका है या बनने वाला है। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म कंसीडर करें, ठीक है? लॉन्ग टर्म कंसीडर करने के बाद अगर हम इसको शॉर्ट टर्म कंसीडर करें तो फिर ये इंटरमीडिएट होना चाहिए। प्राइस को यहाँ से ये इंटरमीडिएट कंसीडर करना प्रिंट करके नीचे की जानब जाना चाहिए। तो प्राइस जो है वो यहाँ से नीचे नहीं गई बल्कि प्राइस ने यहाँ से इक्वल प्रिंट कर दिए हैं। तो जब इक्वल प्रिंट हो जाएँ, अच्छा ये बात भी नोट कर लें कि जब कभी भी आपके इंटरमीडिएट के पास प्राइस शॉर्ट टर्म प्रिंट करना शुरू कर दे यानी कि रिलेटिव इक्वल बनाना शुरू कर दे आपके इंटरमीडिएट के पास, तो फिर उसका मतलब ये होता है कि आपके इंटरमीडिएट की भी खैर नहीं है, प्राइस उसे भी लेने आएगी। इसको स्वीप किया और यहाँ पे एक नया लॉन्ग टर्म प्रिंट किया है। तो अगर ये लॉन्ग टर्म प्रिंट हो गया है तो फिर देखते हैं कि हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट की ज़रूरत है। हाँ, तो ये शॉर्ट टर्म आ गया अभी। तो ये शॉर्ट टर्म अगर प्रिंट हो गया है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस को वापस आना है, प्राइस को आके इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करना है, ठीक है? और फिर प्राइस ने नीचे जाना है, ऐसे ही है। तो लेट्स सी देखते हैं। हम ज़रा गौर से देखें यहाँ पे, इस तरह लंबी वेव हो जाती है तो फिबोनाची बहुत काम देती है वहाँ पे। अभी प्राइस 50% से नीचे ही है, तो हमें यहाँ पे प्रीमियम एरिया में सेल देखनी है। तो प्रीमियम एरिया में एक तो हमारे पास ये एफवीजी पड़ा हुआ है और दूसरा एफवीजी हमारे पास ये पड़ा हुआ है। तो इन दोनों में से प्राइस किसी एक को टैप करेगी। दोनों में डिफरेंट रूल्स होंगे। मैंने जैसे आपको प्रीवियस सेटअप में बताया था कि अगर इस तरह शॉर्ट टर्म के बाद प्राइस रिबैलेंस्ड इंटरमीडिएट टर्म प्रिंट करे क्योंकि यहाँ तो रिबैलेंस्ड ही होगा ना अब तो यहाँ पे क्लासिक नहीं हो सकता क्योंकि एफवीजी पड़े हैं ऊपर भी नीचे भी। तो अगर प्राइस शॉर्ट टर्म के नीचे रिबैलेंस्ड प्रिंट कर दे तो इसका मतलब है कि प्राइस ड्रास्टिकली डिक्रीज होना चाह रही है। तो प्राइस ने यहाँ पे हमारे पास प्रीमियम एरिया में आके यहाँ पे रिबैलेंस्ड इंटरमीडिएट टर्म प्रिंट कर दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट प्रिंट हो चुका है लेकिन इंटरमीडिएट का ऑर्डर ब्लॉक बहुत बड़ा है, ठीक है? तो देखते हैं प्राइस इसके ऑर्डर ब्लॉक से नीचे क्लोजिंग दे और देन फिर प्राइस इसके ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे। ये हमारे पास इंटरमीडिएट प्रिंट हुआ है। तो इंटरमीडिएट का ऑर्डर ब्लॉक जो है वो ये वाला है और इंटरमीडिएट का रीसेंट लो जो पड़ा हुआ है, ठीक है? वो लो जो कि प्राइस ने इंटरमीडिएट प्रिंट करने से जस्ट बिलो द इंटरमीडिएट यानी कि इंटरमीडिएट प्रिंट करने से पिछला जो रीसेंट लो पड़ा वो ये वाला है। तो प्राइस को इस लो को लेना है अगर प्राइस ने नीचे निकलना है। तो प्राइस को इस लो को लेना है फिर प्राइस इसमें टैप करे देन हम देखेंगे कि यहाँ से सेल देखेंगे। तो जैसे प्राइस ने यहाँ पे दोबारा इसको रीटेस्ट किया तो हम फ़ौरन यहाँ से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है? और एसएल हमारा ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये हमारी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है? और टीपी जो है वो हम देखते हैं नीचे। टीपी का कुछ सीन इस तरह से है कि प्राइस का ये लो पड़ा हुआ है लेकिन अगर आप गौर से देखें तो हमने पिछली भी सेटअप में हमने ये डिस्कस किया था कि प्राइस जो है वो अपनी वेव को पूरा करने ज़रूर आएगी। तो ये वेव यहाँ पे है तो ऑलमोस्ट इक्विलिब्रियम ज़ोन के आसपास और फिर दूसरा टिप के बाद फिर हम नेक्स्ट लिक्विडिटी को टारगेट करेंगे। तो ये हमारे पास हैं लिक्विडिटीज़ पेंडिंग पड़ी हुई हैं और अब हम देखते हैं कि हमारी ट्रेड किस तरह से अनफोल्ड हुई है यहाँ पे। अच्छा प्राइस यहाँ से इस पूरी वेव के -1 पॉइंट तक यानी कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक नीचे आई है और उसके बाद प्राइस ने यहाँ से रिटर्न लिया है। तो रिटर्न प्राइस का यहाँ पे होना बनता भी था। वो इसलिए बनता था क्योंकि
अगर आप गौर से देखें तो अब मैं चीज़ों को इसलिए जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैं पिछली बार ऑलरेडी बता चुका हूँ कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे यहाँ पे प्राइस ने ये अगर हम इस वेव को देखें तो प्राइस ने इस वेव के 50% को अप्रोच नहीं किया। तो अगर नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि प्राइस अब 50% को अप्रोच करने जाएगी। तो ये प्राइस जा चुकी है, ऑलमोस्ट 50% पे पहुँच चुकी है। तो अगर 50% पे पहुँच चुकी है तो या तो प्राइस यहीं से गिर जाएगी, ठीक है? या प्राइस फिर दोबारा वापस उठेगी और ऊपर जाके वो 786 के लेवल तक जाएगी। नहीं, लेकिन प्राइस यहीं से गिर गई है और ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हुई है। तो इसका ये ड्रास्टिकली डिक्रीज़ इसलिए भी हुई है क्योंकि देखो साइन जो है वो मैंने जो आपको बताया था, पिछली सेटअप में भी बताया था और इस सेटअप में भी बताया था। ये साइन था प्राइस का गिरने का। प्राइस ऑलरेडी इंडिकेट कर चुकी थी कि मैंने गिरना है, बड़ी स्पीड से गिरना है। क्योंकि आपके जो रिबैलेंस्ड थे वो आपके शॉर्ट के नीचे प्रिंट हो रहे थे, ठीक है? रिबैलेंस्ड आरआईटीएस जो है वो शॉर्ट टर्म के नीचे प्रिंट हो रहे थे। इसका मतलब था प्राइस ड्रास्टिकली डिक्रीज़ होना चाह रही है। बाय के सेटअप में भी सेम होगा। अगर प्राइस इसी तरह रिबैलेंस जो है वो शॉर्ट टर्म के ऊपर प्रिंट कर रही होगी बाय के सीन में, ये आपके पास लॉन्ग टर्म आया है और उसके बाद यहाँ पे इंटरमीडिएट पड़ा हुआ है, ठीक है? और इंटरमीडिएट पड़ा होने के बाद यहाँ पे प्राइस आके एक शॉर्ट टर्म प्रिंट करती है और ऊपर निकल जाती है और दोबारा आके शॉर्ट टर्म के ऊपर से रिबैलेंस्ड प्रिंट करके वापस लेती है। तो फिर इसका मतलब है कि प्राइस 1-2 मूव लगाएगी यहाँ पे, उसके बाद प्राइस फिर बड़ी स्पीड आने वाली है बाय साइड, ठीक है? तो ये इस सीन को याद रखना, ठीक है? ये प्राइस में बहुत बार-बार रिपीट होता है। तो अब नेक्स्ट ये तो आपको पता ही होगा प्राइस इसमें खैर काफ़ी गिर गई थी उस दिन और तकरीबन $100 गिर गई थी। तो ये हाइंडसाइट डाटा है। लेकिन आपकी आसानी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको अगर बैक टेस्ट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि हाँ, इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, मार्केट स्ट्रक्चर को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, ट्रेड कैसे एग्ज़ीक्यूट करनी है और कहाँ से आउट होना है। ये हम H1 के चार्ट पे आ चुके हैं। किसी एचटीएफ एरे की लिक्विडिटी को स्वीप करना इटसेल्फ एक एचटीएफ एरे होता है, ठीक है? ये बात याद रखनी है आपने। तो अगर इस चार्ट को हम ज़रा गौर से देखें तो ये लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है, ठीक है? लिक्विडिटी ये पड़ी हुई है, उसके बाद हम देखेंगे कि प्राइस ने किस तरह से यहाँ पे सेटअप क्रिएट किया है। ये जनाब यहाँ पे हमारे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई है H1 टाइम फ्रेम में भी, डेली में भी, वीकली में भी, हर जगह पे आपको पता है कि 2431 का एक ऑल टाइम हाई लगा था गोल्ड का और अब जो है प्रीवियस मंथ में प्राइस ने उस हाई को वायलेट किया। अब हमारे पास चूँकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हो रही है, तो ये हमारे पास एक एचटीएफ एरे एज़ एचटीएफ एरे यानी कि लॉन्ग टर्म के तौर पे यहाँ पे ये प्रिंट हो रहा है। याद रखें कि इसकी वो वैल्यू नहीं है जो कि किसी न किसी एचटीएफ एरे को हिट करने के बाद प्राइस प्रिंट करती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म। लेकिन फिर भी ये उसको 50-60% तक अप्रोच कर जाता है उन सेटअप्स को जो कि आप प्रॉपर शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और इंटरमीडिएट टर्म किसी न किसी एचटीएफ एरे को हिट करने के बाद कंसीडर करना शुरू करते हैं, ठीक है? ये हमारे पास है अगर हम इसको लॉन्ग टर्म कंसीडर करें, ठीक है? तो क्योंकि हमने पहले इसको लॉन्ग टर्म कंसीडर किया था लेकिन यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट नहीं आया, तो प्राइस ने इससे पहले इंटरमीडिएट प्रिंट करती प्राइस पहले ऊपर निकल गई। अब हमें यहाँ पे इंटरमीडिएट की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखो कि चूँकि यहाँ पे पिछली जानब कोई ना कोई एचटीएफ एरे नहीं है, हम इसको सिर्फ हवा में देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉमन सेंस भी आपको इस्तेमाल करना होगी। और यहाँ पे अगर देखें तो जो स्ट्रक्चर है वो बाय साइड जा रहा है, ठीक है? तो बाय साइड अगर स्ट्रक्चर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे फिबोनाची वगैरह का यूज़ करना होगा प्राइस के टारगेट करने के लिए, मतलब टारगेट लगाने के लिए, यानी कि 50% से नीचे प्राइस आए तो हम इक्विलिब्रियम ज़ोन से नीचे-नीचे या ये आपके डिस्काउंटेड ज़ोन में, ठीक है, ओटीई लेवल पे प्राइस आए तो आप वहाँ से अपने ट्रेड्स को क्लोज़ करने की कोशिश करें अगर आप यहाँ से ऊपर सेल में बैठते हैं। हम अभी देखेंगे, ठीक है? और टारगेट भी हम लिक्विडिटी की बजाय ऑर्डर ब्लॉक्स को करेंगे, ये वाला या ये वाला। जब प्राइस इनको ब्रेक कर देगी तो फिर प्राइस नीचे ड्रास्टिकली डिक्रीज़ होगी। क्यों? क्योंकि ये प्राइस को यहाँ से प्राइस को एक पुश मिला है, यहाँ से प्राइस को स्पीड आई है, ठीक है? तो लेट्स सी देखते हैं। प्राइस ने बजाय इसके कि यहाँ पे इंटरमीडिएट प्रिंट होता है, प्राइस सीधी डायरेक्ट चली गई है नीचे। खैर, यहाँ पे अगर गौर से देखें तो ये 50% को प्राइस ने अप्रोच किया है, ठीक है? 50% को अप्रोच करने के बाद अब हम अगर इसको इंटरमीडिएट कंसीडर कर लें, तो यहाँ पे तो लास्ट स्विंग तो ये पड़ा हुआ है। लास्ट स्विंग के टूटने का वेट करना है इंटरमीडिएट के जस्ट प्रायर टू इंटरमीडिएट टर्म स्विंग। जैसे ये इंटरमीडिएट टर्म स्विंग है हमारे पास, मैं इसको ज़रा मार्क कर दूँ। ये आपके पास इंटरमीडिएट टर्म स्विंग आ गया, लेकिन इंटरमीडिएट टर्म स्विंग के जस्ट पहले 1, 2 या 3 कैंडल, जितनी कैंडल भी जो पहले जो रीसेंट लो लगा है, उस रीसेंट लो का टूटना ज़रूरी है, ठीक है? उस लो का टूटना ज़रूरी है। वो यहाँ पे हो, वो यहाँ पे हो, कहीं भी हो। तो जब तक वो नहीं टूटेगा, तब तक हम इसके ऑर्डर ब्लॉक को कंसीडर नहीं करेंगे। हमने इसके ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लेनी है ना, आपको पता होना चाहिए। ना उसका हाई तोड़ा है, ना उसका लो तोड़ा है। ये हाई टूट गया दोबारा से जनाब उसका। तो ये हमारे पास उसका हाई टूट गया है, लो तो नहीं टूटा। और अब अगर हम इसको इंटरमीडिएट कंसीडर करेंगे क्योंकि ये फेयर वैल्यू गैप से यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। ये लो पड़ा हुआ है ना, तो इस लो का टूटना ज़रूरी है, इससे पहले कि प्राइस यहाँ पे हाँ, ये इंटरमीडिएट टर्म कंसीडर हो गया है हमारे पास और हम इसको ये हमारे पास आया ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है? और ऑर्डर ब्लॉक के बाद अगर हम यहाँ से अपनी वेट करेंगे कि प्राइस यहाँ पे आके इस ऑर्डर ब्लॉक में दोबारा टैप करे और हम यहाँ से अपनी एंट्री एग्ज़ीक्यूट करेंगे, ठीक है? ये प्राइस ने लो तोड़ा है, रीसेंट लो जिसको हमने डिस्कस किया था। और ये
प्राइस ने एग्जैक्टली उसी में टैप करके प्राइस ने वापसी ली है। ये हमारा लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। और टारगेट क्या करेंगे हम, एग्जैक्टली वही जो चीज़ मैंने आपको बताई है, क्योंकि अभी तक स्ट्रक्चर बुलिश चल रहा है, ठीक है। स्ट्रक्चर अभी तक ये बाय लगी है और ये सेल ओटी लेवल से आप प्राइस बाय जाना चाह रही है ऊपर की जाना। जब प्राइस बाय जाना चाह रही है तो फिर हम यहाँ से लेके यहाँ तक जो वेव आई है इसका हम ओटी लेवल यहाँ से ढूंढेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ तक मार करूँ तो ओटी लेवल ये वाले बन रहे हैं, तो वहाँ तक जितना भी बना है हमारे पास 1:1 ही टारगेट करेंगे, ठीक है। पहला पार्शियल के लिए, ठीक है, ये पार्शियल के लिए है, ज़्यादा नहीं है। ये पार्शियल के बाद जब फिर प्राइस अगर अगर प्राइस इसको ब्रेक कर देती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला जो लो है इसको मार्क कर देता हूँ मैं, ये आपको दिखाऊंगा कमेंट पे कि ये इसकी कितनी अहमियत है, क्योंकि ये प्राइस को यहाँ से स्पीड दिया और यहाँ से प्राइस ने लिक्विडिटी ली है इस ऑर्डर ब्लॉक के बाद, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक है। प्राइस अब ना तो कोई नया और इंटरमीडिएट प्रिंट कर रही है यहाँ पे ऊपर जाके, ना प्राइस इस लो को तोड़ रही है, तो जब कुछ भी नहीं कर रही तो हम भी बैठ के वेट करेंगे, ठीक है। खैर, यहाँ पे ये इंटरमीडिएट प्रिंट हुआ है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट वगैरह प्रिंट हुए और अगर आप यहाँ से मतलब बैठना भी चाहते थे तो ये यहाँ पे प्राइस ने लो लिया प्रीवियस, और यहाँ पे आप बैठे, और खैर जो भी है, जहाँ से प्राइस निकली है मैं वहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ कि अब हमारे पास यहाँ पे जितने भी बन रहे हैं ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म बन रहे हैं एक्चुअली में। लेकिन जब लॉन्ग टर्म के बाद कोई प्राइस उसको रिएक्शन दिखा ही नहीं रही, कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आ रही, कोई इंटरमीडिएट की तरफ जा ही नहीं रही प्राइस, तो फिर वो सारे के सारे फेल हो रहे हैं, ठीक है। ये भी फेल, ये भी फेल, ये भी सॉरी ये तो फेल नहीं हुआ अभी, इसको देखते हैं प्राइस इसको, हाँ ये भी फेल हो गया, ठीक है यहाँ पे, और प्राइस ने दोबारा से ऊपर निकल के एक हाई लगा दिया है। अच्छा, यहाँ पे प्राइस ने ये एक लॉन्ग टर्म प्रिंट किया है, ठीक है। एक तो लॉन्ग टर्म है, बाकी तो सारे शॉर्ट टर्म है ना। यहाँ पे लिक्विडिटी आ चुकी है, अब प्राइस को इन सबको लेना चाहिए, ठीक है। ऊपर नीचे आने से पहले सारे के सारे शॉर्ट टर्म आ चुके हैं, और इसका मतलब ये है कि ये अगर क्लासिक थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये इंटरमीडिएट टर्म बन भी जाता है, प्राइस यहाँ पे जाके कहीं पे यहाँ पे क्लोजिंग दे भी देती है, लेकिन एट द एंड ये क्लासिक थ्योरी के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म इंटरमीडिएट तो बनेगा, लेकिन ये रहेगा शॉर्ट टर्म ही, और आज नहीं तो कल प्राइस इसको स्वीप करने लाजमी आएगी, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं प्राइस ने, ये जनाब प्राइस ने एक इंटरमीडिएट प्रिंट किया यहाँ पे, ये शॉर्ट टर्म था, और ये एक इंटरमीडिएट टर्म प्रिंट हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट टर्म प्रिंट हुआ है, इंटरमीडिएट टर्म प्रिंट इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ क्योंकि ये इसके एक तरफ शॉर्ट टर्म आ चुका है, और इधर भी इसके एक तरफ शॉर्ट टर्म आएगा अभी, ठीक है। और फिर हम इसको इंटरमीडिएट कंसीडर करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे वही सीन हो गया, पिछले सेटअप में हमने डिस्कस किया था कि प्राइस ने शॉर्ट टर्म प्रिंट करने के बाद, ये सारे हैं तो शॉर्ट टर्म ही ना, ये भी शॉर्ट टर्म है एक्चुअली में, भला ही ये इंटरमीडिएट टर्म बन गया है वो क्लासिक थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेकिन रहेगा तो ये शॉर्ट टर्म ही। तो शॉर्ट टर्म के नीचे जब इस तरह एफवीजी आते हैं, और एफवीजी के बाद प्राइस अगर अगर तो प्राइस इन सबको स्वीप कर देती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करती तो इसका मतलब है प्राइस फिर ड्रास्टिकली डिक्रीज होना चाह रही है। प्राइस में स्ट्रेंथ का फैक्टर बहुत लूज हो चुका है, और प्राइस में वीकनेस का फैक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो ये सिंपल सा इसका लॉजिक है, ये याद रखना है आपने। 50% को अप्रोच ही नहीं किया, तो जब 50% को अप्रोच नहीं किया तो अब हम नीचे से देखेंगे 50% प्राइस को अप्रोच करे, तो प्राइस नीचे ही गिरी जा रही है। अब मैं इस वाली वेव को साथ में इसलिए कंसीडर कर रहा हूँ क्योंकि प्राइस ने इसके 50% को अप्रोच नहीं किया। प्राइस ने इसके प्रीमियम एरिया को जब अप्रोच नहीं किया, इट मीन्स दैट कि अब नहीं तो कब प्राइस इसके 50% को अप्रोच किए बगैर नीचे नहीं जा सकती। प्राइस हैव टू कम बैक, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोग, अभी मैं दिखाता हूँ आपको, अगर यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर, जैसे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, जैसे ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, तो कुछ लोग यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट समझ के यहाँ से बाय में बैठेंगे, ठीक है। वो समझेंगे कि प्राइस बाय साइड निकल चुकी है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइस अभी बाय साइड तो क्या, बाय साइड अगर प्राइस ने निकलना भी है तो वो यहाँ से निकल सकती है शायद, ठीक है। क्योंकि ये वो वाला एरिया जो मैंने आपको बताया था, ये वाला और ये वाला एरिया, ये दोनों एरियाज काफ़ी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, क्योंकि यहाँ से प्राइस ने स्पीड दिखाई है अपनी लास्ट लिक्विडिटी को उठाने के लिए। प्राइस बिल्कुल एग्जैक्टली 61 के लेवल तक आई है, ठीक है, और 61 के लेवल के ऑलमोस्ट आसपास आई है, बल्कि प्राइस ने ये रिबैलेंस्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरमीडिएट प्रिंट किया है। अब हमारी यहाँ से बनेगी ट्रेड, देखेंगे कि प्राइस इस लो को, ये जो लो पड़ा हुआ है इस लो को ले, और लो लेने के बाद फिर प्राइस यहाँ से वापसी आए, वापस आके इसी ऑर्डर ब्लॉक में टैप करें, हम यहाँ से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ये हमारे पास ये लो ले लिया गया है, प्राइस का ये लो था जस्ट प्रायर टू द इंटरमीडिएट टर्म स्विंग, ठीक है। और उस लो को जैसे ही प्राइस ने लिया है, अब हमारे पास ये है कि प्राइस जैसे ही रिटर्न करेगी, देखते हैं ये प्राइस रिटर्न हुई है वापस, और जैसे ही यहाँ पे रिटर्न हुई है आप यहाँ से अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। और आपका एसएल जो जाएगा वो बिल्कुल एग्जैक्टली उस स्ट्रिंग्स के ऊपर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि प्राइस ने बहुत ही अच्छी खासी डिस्प्लेसमेंट दी है, और यहाँ पे रिबैलेंस्ड प्रिंट किया है शॉर्ट टर्म के नीचे, और ये इस चीज़ की इंडिकेशन है कि प्राइस यहाँ से ड्रास्टिकली डिक्रीज होना चाह रही है, जैसे हमने प्रीवियस सेटअप्स में भी डिस्कस किया था इसे, ठीक है। तो हम अपना पहला टारगेट यही रखेंगे।
ठीक है? अब यहाँ पे देखें कि बड़ा ही प्यारा एक यहाँ पे सीन बना है कि प्राइस ने आपके पास ये वाला आपका जो इंटरमीडिएट था, इस इंटरमीडिएट को ब्रेक करके प्राइस ने एक नया इंटरमीडिएट प्रिंट किया है और वो एक्सट्रीम एफवीजी में जाके, ठीक है? जितने भी एफवीजीज़ थे ना, सबको प्राइस ने एक-एक करके मिटिगेट किया। पहले इसमें टैप किया, फिर अगले में टैप करके यहाँ से, फिर उसके अगले में। तो जब जो लास्ट वाला था, प्राइस ने जैसे ही उसमें टैप किया, तो टैप करने के बाद आपकी यहाँ से भी एक ट्रेड बन सकती थी। मतलब चूँकि आपके पास ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक आया लास्ट वाला, तो जो लास्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक है, जैसे ही प्राइस ने उसका लो ब्रेक किया है, वापस आके वहाँ पे टैप किया है, तो आपके पास यहाँ से भी एक बड़ी ही प्यारी और खूबसूरत किस्म की ट्रेड, क्योंकि छोटे एसएल के साथ है ट्रेड, तो ये आपकी ट्रेड बनती है। और टीपी इस दफ़ा आप पहला जो है वो फर्स्ट ये टारगेट करेंगे, क्योंकि ये लास्ट लो पड़ा हुआ रिसेंट। ये सेम सीन है जैसे पिछली बार हुआ था, ठीक है? और उसके बाद हम देखते हैं कि प्राइस ने क्या किस तरह से कहानी डाली यहाँ पे। जैसे ही ये वाला लो टूटेगा, प्राइस उसके बाद ड्रास्टिकली डिक्रीज़ होगी। ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है? ये जैसे ही वायलेट हुआ है, प्राइस ने वहाँ से ड्रास्टिकली डिक्रीज़ हुई है। ये हर बार होगा, आप हर जगह जाके देख सकते हैं, ठीक है? और फिर यहाँ से प्राइस ने थोड़ी-सी मूवमेंट दिखाई अपवर्ड और लेकिन गिर गई। तो ये सारा सीन था और यही था सारा एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर। ये मेरी बार-बार आपको एग्ज़ाम्पल्स 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4 एग्ज़ाम्पल दिखाने की वजह ये थी कि ताकि आपको समझ आ सके, चीज़ों को इंटरप्रेट कैसे करना है, प्रेडिक्शन कैसे देनी है। तो इंशाल्लाह मंथ 2 में मुलाकात होगी आपसे। अगर किसी किस्म का कोई सवाल हो आपको, तो आप सोशल मीडिया हैंडल पर राब्ता कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से, और कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं आप। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।